मेरे प्यारे साथियों, मैं फिर एक बात दोहराऊंगा कि मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि इसमें ज़्यादा पैसा आपका लगेगा नहीं, केवल सब्सक्राइब का बटन ही दबाना है, ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आए तो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाएं। और इनसे संबंधित किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन बनेंगे वो भी हम अपने आने वाली वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कराएंगे। अब इसके बाद में क्या होता है, संतान पैदा हो गई, ठीक है। अब संतान पैदा होने के बाद में क्या है कि ये जो समाज था आर्यों का, ऋग्वेद काल का जो समाज था, इसमें जो कन्या विवाह नहीं करती थी, क्या नहीं करती थी, मैंने आपको बताया भाई, जिसके पति नहीं था तो वो सहवास और संबंध यानी नियोग प्रथा के द्वारा पुत्र की प्राप्ति की कामना करती थी, और वो जो पुत्र प्राप्त हो जाता उसे क्षेत्रज कहा जाता था। उसी प्रकार जो यहाँ पर कन्या थी जो कि जीवन भर शादी नहीं करना चाहती थी, आजीवन कुंवारी रहती थी और वो शादी नहीं करती थी, उनको ऋग्वेदिक काल में क्या बोला जाता था, तो अमाजु। क्या बोला जाता था, अमाजु। ठीक है, ये आप लिख लेना, ये है विवाह ना करने वाली कन्या, विवाह ना करने विवाह ना करने वाली कन्या। भाई बहुत ज्यादा बड़ा लिख दिया मैंने, ठीक है ना। जो विवाह नहीं करती थी उन कन्याओं को क्या बोला जाता था, अमाजु। जो कि जीवन भर कुंवारी रहती थी तो ऋग्वेद काल में उन्हें अमाजु कहा जाता था। देखो, कन्याओं को बहुत अच्छा, उस समय किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं था समाज में, और समाज में भेदभाव नहीं था तो वहां पर जो कन्या थी उनका भी, कन्याओं को क्या होता था, उपनयन संस्कार होता था, और कन्याओं को क्या था, शिक्षा, यानी लड़कियों को शिक्षा का भी अधिकार था। उस समय की कुछ ऐसी विदुषी महिला हैं, यानी उस समय की कुछ ऐसी क्या कहूँ, पढ़ी लिखी, उस समय के समाज की जो विद्वान महिला थी, उनके कुछ नाम ऋग्वेदिक काल के दौरान दिए गए हैं, जैसे कि लोपामुद्रा, ठीक है। मैंने क्या बताया, लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, है ना। लोपामुद्रा, घोषा, सिक्ता, अपाला, विश्व वारा, ठीक है। ये कुछ विदेशी महिलाएं थी, इनको क्या बोला जाता था, ऋषि, ठीक है ना। ये कुछ विदेशी पढ़ी लिखी विद्वान महिला थी जिनके नाम मैंने लिख दिए हैं, आप नोट कर लेना क्योंकि पेपरों में पूछे जाते हैं, ठीक है ना। तो इनको विदुषी महिला थी, इनको क्या बोले जाते हैं उस समय, ऋषि। शिक्षा का माध्यम, बात अगर हम शिक्षा के माध्यम की करें तो ऋग्वेद काल में जो शिक्षा का माध्यम था उस समय क्या था, गुरुकुल पद्धति। क्या थी, गुरुकुल पद्धति। और गुरुकुल पद्धति कैसी थी, शिक्षा क्या दी थी, मौखिक दी जाती थी। क्या थी, शिक्षा कैसी थी, मौखिक, शिक्षा मौखिक थी, पद्धति गुरुकुल थी। पद्धति क्या थी, गुरुकुल, गुरुकुल, ठीक है, लिख लेना। गुरुकुल पद्धति और शिक्षा मौखिक दी जाती थी उस समय। खान पान की बात करें आर्यों की, भाई हम सामाजिक व्यवस्था की बात कर रहे हैं तो देखो समाज किस प्रकार से कार्य करते थे, मैं हम उनकी चर्चा ज्यादा करेंगे। तो देखो, आर्य जो थे वो शाकाहारी और मांसाहारी ही दोनों तरीके के खाना खाना पसंद करते थे, ठीक है। इसमें क्या है, ये जो अगर खान पान की मैं इनकी बात करूं, खाना, खान और पान, तो ये शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे, ठीक है ना। आर्यों का जो खान पान था वो शाकाहारी, मांसाहारी और अन्न, ये सभी तरीके का उस समय भोजन करते थे। अब ये देखो, खाने में क्या है, जौ और धान, क्या खा ज्यादा पसंद थे, अन्न में खाते थे ये जौ, जौ और धान, जिसको क्या बोलते हैं, धान्य यानी चावल, ठीक है। जौ और धान इनका अन्न के रूप में खाना था। और दूध और मांस, क्योंकि ये पशु चारण ही है, इनका जो आर्य लोग थे वो पशु चारण थे, यानी पशुओं को चराने वाले, ठीक है ना, कृषि भी करते थे, और उन पशुओं से इन्हें दूध, घी, मक्खन, मांस, सारी चीज इनको मिलती थी। अब ये इन्हीं खाने पीने में, इन्हीं घी, दूध, मक्खन और इनके द्वारा ही क्या करते थे, अच्छे अच्छे स्वादिष्ट भोजन खाते थे। सामाजिक स्तर की बात करें भाई, समाज किस प्रकार से था, तो देखो, अन्न और दूध, अन्न और दूध मिलाकर ये क्या करते थे, आज के समय भी है
कि चावल और दूध को मिलाकर हम खीर बनाते हैं ना, तो उसी प्रकार वहां पर भी था। तो ये क्या करते थे, अन्न और दूध को मिलाकर तो ये बनाते थे श्रीपाकम। श्रीपाकम ओदनम मतलब कि खीर एक तरह की, वो क्या थी, अन्न, अन्न प्लस दूध, ठीक है, ये बन जाता था इनका श्री, ठीक है ना, श्रीपाकम ओदनम यानी कि खीर एक तरह की, ठीक है, वो मैंने आपने लिख दिया। और ये क्या करते, इसमें अन्न, दूध और प्लस घी, ठीक है, तो क्या बन जाता था, देखो अन्न और दूध को मिलाकर, पहले बना दो ये, अन्न और दूध को मिलाकर श्रीपाकम ओदनम यानी कि एक तरीके की ये बनाते थे खीर, ठीक है, उसको खाते थे। उसी प्रकार अन्न प्लस दूध यानी अन्न और दूध और प्लस घी, ठीक है, इन सारे को मिलाकर क्या बने थे, अपूप, क्या बनता था, अपूप, अपूप बनता था और ये उसे खाते थे। तो ये हो सकता है देखो पेपरों में पूछ लिया जाए, तो इसलिए मैंने इसकी जानकारी देना आप लोगों को उचित समझा, ठीक है। अब ये हो गई इनके खाने की बात। इसके अलावा ये क्या खाते थे, दो दलिया भी खाते थे ये, ठीक है ना, अनाज का बना हुआ क्या खाते थे, दलिया, करम्ब क्या बोलते थे, दलिया को क्या बोलते थे, दलिया, दलिए को बोलते थे करम्ब, ठीक है, क्या शब्द था उसका दलिया का उस समय, तो करम्ब। ये हो गई ऋग्वेदिक काल के समय आर्यों के भोजन की बात, ये सारी चीज हो गई। इसके बाद देखो पेय पदार्थ की अगर मैं बात करूं, तो उस समय जो आर्य थे, तो पेय पदार्थ, पेय पदार्थ में क्या था, देखो पेय पदार्थ में क्या था, सोम था, सोम और सुरा। सुरा की वैसे ज्यादातर निंदा की गई है, क्योंकि ये मदिरा नशे वाला पदार्थ था और इसे पीने के बाद में इंसान का मन भटकता था तो वो उल्टी सीधी हरकतें करता था। सुरा जो था ये हिमालय के कहाँ पे होता था, हिमालय की मूजवंत, हिमालय की चोटी को बोलते थे मूजवंत। तो जो सुरा थी, सॉरी सोम जो थी, ये सोम देवता को बहुत ज्यादा प्यारी थी। नंबर एक बात, देवताओं को प्यारी थी, सोम देवता को ये प्यारी थी, ठीक है ना, इसलिए इसका नाम सोम पड़ा। दूसरा, ये जो वनस्पति थी हिमालय की पर्वतीय चोटी, जिसका नाम था हिमालय की चोटी का मूजवंत। ये मूजवंत के किनारे नदी क्या थी, गौरी नदी कहां पर होती थी, उसकी तलहटी पर। देखो पहले इसके बारे में लिख देता हूं कि देखो सुरा, सोम और सुरा ये तो थे मादक पदार्थ। सोम ये जो होती थी ये मूजवंत, ये मूजवंत की यानी हिमालय की चोटी को बोलते थे मूजवंत, और मूजवंत के पास में क्या थी, गौरी नदी, लिख लेना गौरी नदी, ठीक है। इस नदी के तट पर होती थी ये सोम वनस्पति, ये जो वनस्पति है सोम, ये वहां पर होती थी। सुरा एक मादक पदार्थ है, ठीक है ना, इसको पीने के बाद तो इंसान का दिमाग खराब हो जा। लेकिन ये याद रखना, ये सोम के बारे में जो जानकारी वो किसमें है, ऋग्वेद के 9वें मंडल में, पूरा क्या कहते हैं, सोम को ही समर्पित है, ठीक है ना, ठीक है। ये जो सोम के बारे में जानकारी है, सोम देवता के लिए सोम वनस्पति की जो सारे जार ऋग्वेद के 9वें मंडल में है, और पूरा ही ये जो सूक्त है 9वां वो इस इनके ऊपर ही है। बात करें अब और आगे बढ़ते हैं थोड़े, इनकी बात करें वस्त्रों की। देखो मैंने खान पान की बात होगी, पेय पदार्थ की बात होगी, अब होती है वस्त्रों की बात। भाई आर्य समाज में लोग वस्त्र किस प्रकार से पहनते थे, सामाजिक व्यवस्था की जानकारी। तो वस्त्र जो थे, यहाँ पर जो वस्त्र थे, वस्त्रों की अगर बात करूं तो ऋग्वेद काल में जो वस्त्र थे वो 3 भागों में बटे हुए थे, ठीक है। 3 भाग कौन कौन से थे भाई, वस्त्र जो होते थे क्या कहते थे, एक तो मृग चरम के वस्त्र होते थे, मृग चरम, मृग चरम और ऊन के। ऊन के लिए ऋग्वेदिक काल के समय में पता कौन, गंधार बहुत ज्यादा मशहूर था, चमकीली ऊन के लिए, भेड़ों से चमकीली ऊन ज्यादा थी इसलिए मशहूर था। अब इनके वस्त्रों की बात करें तो इनके वस्त्रों के ही आधार पर ऋग्वेद काल में समाज को 3 भागों में बांटा गया था। पहला, यहाँ पर जो वस्त्र पहने जाते थे वो थे निवी, निवी क्या थे, निवी, निवी मतलब नीचे वाले, नीचे वाले, नीचे वाले वस्त्र, ठीक है, कौन से थे, उनको बोला जाता निवी वस्त्र। निवी यानी कि 3 भागों में बांटा, किसको, वस्त्रों को बांटा 3 भाग। तो पहला भाग कौन सा था, निवी यानी नीचे पहनने वाले वस्त्र।
और दूसरा भाग जो था वास, परिधान। क्या थे? वास। दूसरे भाग को वास, वास या फिर परिधान, परिधान। तो ये क्या थे? ये जो वस्त्र थे ये पहने जाते थे शरीर के मध्य भाग में, मध्य भाग में। ठीक है, तो कहां पहने जाते थे? शरीर के। भाई नीवी वस्त्र जो थे वो शरीर के निचले भाग में, ठीक है, और वास परिधान यानी कि मध्य भाग में पहने जाने वाले वस्त्र ज्यादातर इस तरीके से जो पहन लेते थे। ठीक है, बात करें अधिवास, अक या द्रापी, तीसरा भाग की बात। तीसरे भाग में अधिवास, अधिवास, अक, द्रापी, इनके 3 नामों से इसको जाना जाता है। क्या क्या नाम? अधिवास, अक और द्रापी। ये तीनों ही नाम मैंने आपको बता दिए। और ये जो वस्त्र पहने जाते थे शरीर के ऊपर, ऊपरी भाग, ठीक है ना, ऊपरी भाग से ये वस्त्र पहने जाते थे। आप ये चीज नोट कर लेना। 3 तरीके के भाग, 3 हो गए, भाग दिए। अब बात करें देखो यहाँ के ऋषि मुनियों की। भाई ऋग्वेद काल में जो ऋषि थे वो क्या पहनते थे? वो पहनते थे मृगचर्म। मैंने आपको बताया वस्त्रों के बारे में। तो वहां पर जो ऋषि थे, मुनि थे, वो पहनते थे मृग माने हिरन और चर्म माने चमड़ा। तो हिरन के चमड़े को ये लोग ऋषि मुनि जो थे वो पहनते थे। अब बात करें नृत्यकाएं, नाचने गाने वाली जो नर्तिकाएं होती थी, यानी कि जो नर्तिका यानी औरत थी जो नाचना गाना उस समय करती थी, तो वो पहनती थी कढ़ाई वाले वस्त्र। क्या थे? कढ़ाई वाले वस्त्र। बात करते हैं अब देखो सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत आभूषणों की। तो अगर मैं आभूषण की बात करूं तो ऋग्वेद काल का जो समाज था उसके जो आभूषण थे, कानों में कर्ण शोभनन यानी कुंडल। क्या पहनते थे? कानों में कर्ण शोभन, कुंडल यानी पर्वत, पर्वत बोला जाता है बाली को, कानों में जो पहनी जाती थी ना बाली। तो ठीक, आभूषण की बात मैं मौखिक बता देता हूं। तो देखो कानों में कर्ण शोभन थे, कर्ण शोभन थे, पर्वत थे, यानी बाली। उस समय देखो महिला हो या पुरुष दोनों ही आभूषणों को पसंद करते थे। आभूषणों को पसंद करते थे तो महिला भी पहनती थी प्लस पुरुष भी पहनते थे। अब पुरुषों की बात करूं या मैं महिलाओं की बात करूं, दोनों ही कानों में कर्ण शोभन पहनते थे और पर्वत यानी बाली पहनते थे। सिर की मैं बात करूं तो देखो सिर पर ये जो लोग थे वो कुरीर, कुरीर पहनते थे। सिर पर क्या पहनते थे? तो आभूषण की मैं अगर बात करूं तो देखो आभूषण तो सिर पर पहनते थे ये, सिर पर क्या पहनते थे? तो कुरीर, सिर पर पहनते थे कुरीर, और गले में पहनते थे माला या निक्स, सोने का आभूषण। ठीक है ना, गले पे, गले में पहनते थे क्या थे? माला या निक्स, निस्क, निशक, सॉरी, निशक जो था वो गले में पहनने वाले सोने का आभूषण था। उंगलियों में क्या पहनते थे? उंगलियों में पहनते खादी। खादी किसको बोलते थे? अंगूठी को। उंगलियों में पहनी जाती नहीं वाली क्या थी? खादी यानी अंगूठी। वक्ष, वक्ष पर क्या पहनते थे ये? तो रकम, एक तरह की लेडीज औरतों में क्या बोलते हैं? तगड़ी। आज के आधुनिक समय में बोलते हैं उसे तागड़ी, या फिर आप उसे बोल सकते हैं आज के आधुनिक समय में तागड़ी। ठीक है ना, तो वो ये वक्ष पे धारण करते थे। देखो चांदी का ऋग्वेद के दौरान ज्यादा वर्णन नहीं है, चांदी का वर्णन उस समय नहीं था। केश परिधान की बात करूं तो जो समाज था, समाज में जो केश कर यानी बाल, बालों का भी परिधान था। तो ये क्या करते थे? सिर में तेल लगाते थे, तेल लगाते थे, बालों को वो कंघी भी करते थे। ठीक है, ऋग्वेद काल में पुरुष जो थे, महिला बालों में तेल लगाकर कंघी करती थी, और पुरुष जो थे वो क्या करते थे? तेल डालकर जूड़ा भी बनाते थे, प्लस अपनी दाढ़ी को खुर, मतलब उस तरह से दाढ़ी को भी बनाने की उस समय परंपरा थी। तो मेरे प्यारे साथियों, चैनल मेरा नया है, अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हमने ऋग्वेद काल के आर्यों की सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत चर्चाएं की हैं कि भाई आर्य सामाजिक जो लोग थे वो किस प्रकार से जीवन जीते थे, और ऋग्वेद काल के दौरान सामाजिक व्यवस्था किस प्रकार से थी उसके बारे में चर्चा की है। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरा चैनल नया है, इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।